हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, हमने यूपीएसजीएस के लिए लोकल एक्ट स्टार्ट किया है। इस लोकल एक्ट में हम एक नया पेपर पढ़ने जा रहे हैं, जो कि पहला पेपर हमारा होगा। उसका नाम है उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947। ये पेपर का नाम है। ये जो पेपर है न केवल यूपीएसजीएस में आता है, बल्कि ये यूपी पीसीएसजे में भी आता है। अब आप सोच रहे होंगे यूपी पीसीएसजे में कैसे आता है। देखिए, समझिए बात को। यूपीएसजीएस में क्या है कि प्री और मेंस दोनों में ये पेपर पूछा जाता है लोकल एक्ट के रूप में। वहीं पर जो यूपी पीसीएसजे है हमारा, यूपी जुडिशरी, वहां पे क्या होता है, मेंस में आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है। पंचायत राज से आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि कंपलसरी होता है आपका करना, ये ध्यान रखिएगा। तो जो आज की क्लास होगी ये न केवल यूपीएसजीएस वालों के लिए है, बल्कि यूपी पीसीएसजे वालों के लिए भी होगी। मेरे जो पढ़ाने का तरीका है, मैं प्री कम मेंस की तरह पढ़ाता हूं, इसलिए आप यूपी पीसीएसजे वाले स्टूडेंट्स जो हमें देख रहे हैं, उनके लिए भी काफी हद तक मदद मिलेगी मेंस में। ठीक है, तो ये मान के मत चलिए कि अगर ये प्री है तो प्री की तरह ही पढ़ाया जा रहा है। ये गलत अवधारणा रहेगी आपकी यदि आप ये सोच के चल रहे हैं तो ये हमारी पहली क्लास है, डेमो के रूप में है। और यदि आपको मेरी क्लास जो आज की है यदि पसंद आए तो आप लोग क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन कैसे करेंगे? ज्वाइन करने के लिए मैं आपको बता दूं कि ये हमारा नंबर है, 2 नंबर है, दोनों में से किसी पर भी कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। चलिए देखते हैं। पहले आप ये समझिए कि इस पंचायत को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी है। आप ये समझिए कि हम ये मान के चलते हैं, देखिए ये सेंटर है, केंद्र में है मान लीजिए कोई, फिर ये क्या है, स्टेट होगा, फिर क्या होगा, ये जिला होगा कोई, फिर ये क्या होगा, ये गांव होगा। अब समझिए कि यदि इस गांव में कोई प्रॉब्लम हो गई तो क्या ये केंद्र के अधिकारी या मंत्री इसका समाधान कर पाएंगे क्या? हाँ, कर सकते हैं, लेकिन उनको ये समाधान करने में थोड़ा टाइम लगेगा, यहां विलंब हो जाएगा। तब तक हो सकता है कि जो समस्याएं हैं और बढ़ जाए। तो इस निदान के लिए ही क्या किया गया है, जो एक में शक्तियां थी, जो केंद्र के पास थी शक्तियां, उन्हीं शक्तियों को क्या कर दिया गया, बांट दिया गया है कि सभी लोग अपने अपने स्तर पे इन समस्याओं को हल करें। जैसे सेंटर लेवल पे अगर कोई समस्या उत्पन्न हो रही है, केंद्र स्तर पे कोई समस्या उत्पन्न हो रही है, तो केंद्र वाले अधिकारी या मंत्री उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। यदि स्टेट लेवल पे कोई समस्या उत्पन्न हो रही है तो स्टेट लेवल के मंत्री उसको समस्या को सॉल्व करेंगे। जिला स्तर पे अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उस स्तर पे अधिकारी मंत्री आपके उसकी समस्या का समाधान करेंगे। यदि यहां गांव में कोई समस्या हो रही है तो गांव स्तर पे क्या होता है, अधिकारीगण या पंच सरपंच लोग क्या करेंगे, उसका समस्या का समाधान करेंगे। इसीलिए यहां पर शक्तियों का विभाजन कर दिया गया है कि हर काम जो हो वो सुचारू रूप से सही ढंग से हो सके। इसीलिए हर गांव में क्या है, यहां पंचायत का क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। पंचायत में होता क्या था, पहले आप देखे होंगे, सुने भी होंगे कि कोई भी समस्या होती थी, जैसे लड़ाई मार झगड़ा हो गया, ठीक है, तो आप कहां चले गए, पंचायत के पास। पंच या सरपंच हुआ करते थे कि आपकी समस्याओं को सुन लेते थे। जैसे 4-5 लोग होते थे, ठीक है, 5 लोग मान लीजिए सरपंच हुआ करते थे, तो उन 5 में भी एक मुखिया होते थे। तो जो वो कह दें, जो वो निर्णय सुना दें, उन्हीं का सर्वमान्य हो जाता था। जैसे हम लोग के कोर्ट में क्या है, न्यायाधीश जो निर्णय सुना दें वो सर्वमान्य हो जाता है, ठीक है, या सुप्रीम कोर्ट जो सुना दे वो सभी न्यायालयों पे क्या हो जाता है, बाध्यकारी हो जाता है। ठीक इसी तरह जो सरपंच बैठा करते थे, वो सरपंच क्या करते थे, यदि कोई निर्णय सुना दिया उन्होंने, कोई मामला उनके पास आया और उन्होंने कोई निर्णय सुना दिया, तो वो क्या होगा, वो सभी लोगों पे क्या हो जाता था, बाध्यकारी हो जाता था। तो मामला जो है वही खत्म हो जाता था, अब मामला आगे नहीं बढ़ता था। तो ये क्या हुआ, ये गांव स्तर पे ही उन्होंने क्या किया, मामले को हैंडल कर लिया।
तो इसीलिए यहां पर पंचायत जैसे चीजों का निर्माण किया गया है जिसे हमें आज की डेट में पढ़ना है और समझना है। चलिए देखते हैं। देखिए नाम क्या रखा गया, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947। सबसे पहले आप ये समझिए कि ये पंचायत जो शब्द है ये कहां से आया है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है। तो इसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द पंचायतन से हुई है। ठीक है, कहां से, पंचायतन से हुई है। पंचायतन का मतलब क्या होता है कि 5 व्यक्तियों के समूह को ही क्या कहा गया, पंचायतन कहा गया। क्योंकि यहां आप देख रहे होंगे पंच शब्द लिखा गया है, पंच का मतलब होता है 5। ठीक है, अब जो पंचायत को बनाने का उद्देश्य क्या है, क्यों पंचायत को बनाया गया है। देखिए इस टॉपिक को हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना वो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, एकदम क्लियर हो जाएंगी। बस आप चुपचाप एक बैरक ले लीजिए, अभी बैरक की जरूरत नहीं है, फिलहाल एक कॉपी और पेन उठा लीजिए और अपने पास रख लीजिए। जो मैं बोल रहा हूं बस आप सुनते जाइए, जहां इंपॉर्टेंट आपको कोई चीजें लगती हैं वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि 5 व्यक्तियों के समूह को क्या कहा गया, पंचायतन कहा गया। क्लियर। अब उद्देश्य देखते हैं कि इस पंचायत को बनाने के पीछे उद्देश्य क्या था। उद्देश्य समझिए, यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की स्थापना एवं विकास करना था। क्या करना था, स्थानीय स्वशासन की क्या करना था, स्थापना करना था और क्या करना था, विकास करना था, डेवलपमेंट करना था। इसीलिए इसे यहां पर यूपी में लाया गया है। यह हर स्टेट में आपको अलग अलग पंचायत देखने को मिलेगी। ठीक है, यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों में ध्यान रहे तो कहां पंचायत कहां आएगी, ग्रामीण क्षेत्र में रहेगी। ध्यान रखिएगा, ग्राम का प्रशासन व विकास करना था। कुल मिला के जो पंचायत राज एक्ट है जिसको यूपी के अंतर्गत लाया गया है उसका मूल उद्देश्य क्या है कि ग्राम के जो निवासी हैं उनका क्या करना है, उत्थान करना है, उनका विकास करना है। मेन उद्देश्य क्या, मेन मोटो क्या है उनका कि उसका वहां उनका विकास करना मेन उद्देश्य है। ठीक है, समस्याओं को सुनना और उन समस्याओं का समाधान करना, यही सब क्या है, मेन उद्देश्य है पंचायत का। चलिए आगे देखते हैं। ये आप देख रहे हैं ये फिगर है, ये समझ लीजिए ये सरपंच टाइप में लोग हैं। यहाँ लोग अपनी फरियाद लेके आए हैं तो उन फरियाद को क्या कर रहे हैं, ये सॉल्व कर दे रहे हैं। तो ये क्या हुआ, ये एक पंचायत टाइप में नहीं कहते भाई पंचायत बैठी है क्या, पंचायत कई लोग बैठे हैं तो उसी क्या कर, पंचायत बैठी है क्या, तो ये पंचायत है आपकी। क्लियर, चीज और समझिएगा, यहां पे हमने नाम लिया स्थानीय स्वशासन। तो स्थानीय स्वशासन का जनक कौन था, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन के जनक माने जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए भारत में कैसी व्यवस्था है हमारे यहां, आप ये समझिए। अगर हम सेंट्रल लेवल की बात करें तो यहां क्या है, यूनियन गवर्नमेंट है। ठीक है, भारत सरकार है आपकी सेंट्रल लेवल पर। स्टेट लेवल पे बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट है, और हम लोकल लेवल पे बात करें तो लोकल गवर्नमेंट है, हम जिसे कहते हैं स्थानीय सरकार। और जो हमें पढ़ना है वो यही पढ़ना है, स्थानीय सरकार को पढ़ना है या हम कहें लोकल गवर्नमेंट को पढ़ना है। ठीक है, तो यहां देखते हैं लोकल लेवल इक्वल टू लोकल गवर्नमेंट। यहां पे देखते हैं दो चीजें होती हैं लोकल गवर्नमेंट के अंतर्गत या स्थानीय सरकार के अंतर्गत, हमें दो चीजें देखने को मिलती हैं। पहली नगर पालिका देखने को मिलती है और दूसरी पंचायत देखने को मिलती है। नगर पालिका जो है यह शहरों में आपको देखने को मिलेगा, जबकि पंचायत का रोल कहां है, गांव में मिलेगा। ठीक है, इसीलिए हमने लिखा है यहां पे नगर पालिका जो है म्युनिसिपैलिटी, ये कहां देखने को मिलता है, ये शहरों में देखने को मिलता है, सिटी में देखने को मिलता है। जबकि पंचायत कहां मिलता है देखने को, ये गांव में मिलता है, विलेज में मिलता है देखने को पंचायत का। ठीक है, तो हमें जो पढ़ना है वो पंचायत पढ़ना है, ये पढ़ना है। ये हम लोग दूसरा एक्ट इसके लिए बनाया गया है नगर पालिका का, हम लोग वहां देखेंगे नगर पालिका को। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है देखिए, अब हम बात करते हैं समिति, कमेटी की बात करते हैं, जो कि आपसे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, प्री में भी मेंस में भी आता है। तो यहां ध्यान से समझिएगा, कमेटी सबसे पहली जो कमेटी बनाई गई थी वो बनाई गई थी बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई
गई थी। ये कब बनाई गई थी? 1957 में बनाई गई थी। इसमें क्या कहा गया था? इसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति को लागू किया गया था। त्रिस्तरीय या हम कहें 3 स्तरीय पंचायती राज पद्धति को लागू किया गया। 3 स्तरीय में क्या क्या चीजें थी ध्यान रखिएगा। जिला स्तर है, ब्लॉक स्तर है और गांव स्तर है। सबसे निचला जो स्तर है वो कौन सा है? गांव स्तर का है। समझिए, जिला स्तर पर क्या होता है? जिला परिषद होता है। ब्लॉक स्तर पर क्या होता है? पंचायत समिति होती है। गांव स्तर पे क्या होता है? ग्राम पंचायत होती है। क्लियर है बात? बीच के जो होते हैं वो ब्लॉक स्तर होते हैं। ये क्या करता है? इनके और इनके बीच की कड़ी है। कौन है? ब्लॉक स्तर या कहें पंचायत समिति होती है। क्लियर? अब समझिए, गांव स्तर पर हम कहें तो ये 2 भागों में बटा हुआ है। ग्राम सभा एक होती है और दूसरी ग्राम पंचायत होती है। ग्राम सभा क्या होती है? 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक के व्यक्ति क्या होते हैं? इस सभा के अंतर्गत आते हैं, तो इसे हम कहते हैं ग्राम सभा। लोगों का समूह है। लोगों का समूह कौन? लोगों के समूह में 18 वर्ष या उससे अधिक के व्यक्ति आ रहे हैं, ठीक है, जिनका वोटर लिस्ट में नाम है। तो वोटर लिस्ट में किसका होगा? 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक व्यक्ति का। तो वो लोग कौन आएंगे? वो ग्राम सभा के अंतर्गत आएंगे। अब वही लोग जो हैं, जो 18 या 18 वर्ष से अधिक के व्यक्ति हैं, वो लोग क्या करते हैं? चुनते हैं, पंच या सरपंच को चुनते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? ग्राम पंचायत कहलाते हैं। ठीक है, तो जिसे चुना जाता है वो ग्राम पंचायत कहलाता है, और जो चुनता है वो कौन होता है? ग्राम सभा होता है। क्लियर बात? अब समझिए, ब्लॉक स्तर हम किसे कहें या हम कहें पंचायत समिति हम किसे कहें? कई गांव को मिला दिया जब जाता है, कई गांव को जब मिला दिया जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं? ब्लॉक स्तर या हम पंचायत समिति उसको हम कहते हैं। जिला स्तर हम क्या कहें या जिला परिषद किसे कहें? जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कार्य होता है तो हम उसे कहते हैं जिला स्तर या जिला परिषद कहते हैं। सबसे ऊपर वाली इकाई कौन सी होती है? ये जिला स्तर होती है। उसके बाद वाली ब्लॉक स्तर होती है, लास्ट जो हमारा होता है वो गांव स्तर होता है। क्लियर है बात? तो यही देखिए हायरार्की बनाई गई है पंचायती राज। यहां स्टेट पहले है, फिर डिस्ट्रिक्ट आ रहा है, फिर ब्लॉक आ रहा है, फिर विलेज आ रहा है। ऐसे ये हायरार्की बनाई गई है। सबसे लास्ट में आप देख रहे हैं यहां पे विलेज है, गांव स्तर है। इसीलिए गांधी जी ने कहा था कि डेवलपमेंट ऑफ विलेज इज इक्वल टू डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। यदि आप किसी देश का विकास चाहते हैं तो सबसे पहले आपको गांव का विकास करना होगा, क्योंकि गांव का यदि आपने विकास नहीं किया तो आपके देश का विकास कभी भी नहीं हो सकता। तो सबसे पहले आप गांव का विकास करिए तो देश अपने आप विकास कर जाएगा। सही बात है कि सबसे पहले जो छोटी वाली कड़ी है, निचली कड़ी है, आप उसको सही रखिए। तो अगर वो सही रहा तो आपके ऊपर वाली चीजें अपने आप मैनेज होती चली जाएंगी, सही होती चली जाएंगी। इसीलिए कहा गया कि गांव स्तर पे जितनी चीजें हैं उसको दुरुस्त रखिए। इसीलिए आप देख रहे हैं आज की टाइम में भी लगभग आप देखते होंगे जो रोड है गांव गांव तक बढ़िया हो चुकी है। 1-2 अपवादी दशाएं छोड़ दी जाए तो गांव स्तर पे आप देख सकते हैं हर जगह रोड अच्छी चली गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, किस समिति के अंतर्गत आया था? तो बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट लाया गया था। ये याद रखिएगा, प्री का क्वेश्चन बनेगा। हिंदी इसकी है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण बताया गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो शक्तियां हैं, शक्तियों का बंटवारा किया जाए। किसमें? जैसे नेशनल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट या स्थानीय सरकार हम कह सकते हैं कि शक्तियां इनमें बटी हो, सिर्फ एक लोगों में शक्तियां ना हो। जैसे चाइना सिर्फ एक में शक्तियां, इनकी शक्तियां बटी नहीं है, जबकि यहां पे क्या होनी चाहिए? शक्तियां बटी होनी चाहिए, तभी अच्छे से वो काम हर जगह हो पाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दे दूं,
आप शादी विवाह में देखते होंगे कि वहां पे कहा जाता है कि भाई डीजे वाला काम कोई और संभालेगा, मिठाई वाला खाने वाला काम कोई और देख ले, लाइट वाला सिस्टम कोई और देख ले, और लोगों की आने जाने स्वागत वाला काम कोई और देख ले। यहां क्या है, यहां लोग बटे होते हैं शादी विवाह में। अगर एक आदमी को अगर वो सभी काम दे दिए जाए, जैसे बिजली वाला आप देखोगे, खाना वाला आप देखोगे, मिठाई वाला आप देखोगे, स्वागत आप ही करना है, अब बताइए एक आदमी कैसे सब मैनेज करेगा? नहीं कर सकता। तो अगर इनको इनकी शक्तियां या इनके काम को अगर हम बांट दें तो ये हल्के महसूस करेंगे ना, और अपने काम को अच्छे से कर पाएंगे। इसी तरह यहां भी ऐसा काम किया गया है कि अगर सेंटर पे अगर खाली रख दिया जाता, केंद्र स्तर पे शक्तियां रख दी जाती, तो केंद्र वाला किसी गांव स्तर पे जो समस्याएं हैं उनको नहीं देख सकता था। इसीलिए हर शक्तियों को क्या किया गया है, बांट दिया गया है। केंद्र में केंद्र वाले देख लें, राज्य में राज्य वाले देख लें, जिला वाले जिले स्तर पर देख लें, गांव वाले गांव स्तर पर देख लें। तो ऐसे क्या होगा, अच्छे से लोग क्या करेंगे, समस्याओं को सुन सकते हैं और उनका निवारण कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब देखिए, बलवंत राय मेहता कमेटी के बाद नेक्स्ट आपकी कमेटी कौन सी आती है? के संथानम आयोग आता है, जो कि 1963 में आया था। इसके बाद अशोक मेहता समिति आती है, 1977 में आई थी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कमेटी है, ध्यान रखिएगा, अशोक मेहता समिति 1970 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें क्या था, द्विस्तरीय प्रणाली की बात की गई थी। बलवंत राय मेहता कमेटी में कितनी थी? त्रिस्तरीय थी, त्रिस्तरीय, जबकि अशोक मेहता समिति में कितनी है? द्विस्तरीय। द्विस्तरीय में कौन कौन सा? इन्होंने कहा जिला लेवल पे बात किया था और ब्लॉक लेवल पे बात किया था, लेकिन इन्होंने क्या नहीं बात किया, इन्होंने गांव लेवल की बात ही नहीं की, इनको हटा दिया। जो सबसे जरूरी चीजें थी इस अशोक मेहता समिति के द्वारा इनको हटा दिया गया, गांव लेवल वाले को। और उसमें बलवंत राय मेहता समिति में तीनों की बात की गई थी, गांव वाला भी लेवल उसमें शामिल था। यहां पे गांव वाला जो लेवल वो हटा दिया, बाकी दो जो लेवल थे उसको इन्होंने ले लिया, सिर्फ जिला और ब्लॉक, गांव वाला भी हटा दिया। तो ये एक खराब काम था। लेकिन जो दूसरा काम क्या था वो बहुत बढ़िया था। दूसरा क्या था? संवैधानिकरण इन्होंने किया था, जो सबसे बढ़िया काम था। इसमें क्या था, संविधान में पंचायती राज को उन्होंने क्या दिया, स्थान दे दिया था, जो कि बहुत ही बढ़िया काम था। और आपसे प्री में ये क्वेश्चन बनता है कि पूछा जाता है कि बताइए पंचायती राज को स्थान दिया गया था किस कमेटी के द्वारा? तो उस कमेटी का नाम आपको याद होना चाहिए कि अशोक मेहता समिति के अंतर्गत क्या किया गया था, संविधान में पंचायती राज को स्थान दिया गया था। नेक्स्ट चलते हैं। सन याद रखिए, ये कभी कभी होता है कि सुमेलित करने के लिए दे देता है या एक लाइन से सीरियल वाइज लगाने के लिए दे देता है, तो यहां पे आपको याद रखना होगा। तो अशोक मेहता समिति हो गया। फिर जी.वी. के राव कमेटी 1985 में आई थी। फिर एल.एन. सिंघवी कमेटी 1986 में आई है। पी.के. थुंगन कमेटी 1988 में आई है। उसके बाद है गॉडगिल कमेटी 1988 में ये भी आई है। ठीक है, तो ये हुई बात कमेटी की। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब आगे देखिए, सर्वप्रथम ये पंचायती राज व्यवस्था को कहां लागू किया गया था? तो आपको पता होना चाहिए, सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था को राजस्थान के नागौर जिले में सर्वप्रथम लागू किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम कहां लागू किया गया? राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया। कब किया गया? 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया। ये याद होना चाहिए। 2 अक्टूबर को क्या होता है? गांधी जयंती होती है। अब उस समय उसका उद्घाटन किसने किया था? ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, 2 स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है? मेटकॉफ ने कहा था कि प्राचीन भारत की स्वायत्त शासित संस्थाओं को लिटिल रिपब्लिक कहा था। किसने कहा था? मेटकॉफ ने कहा था, ये याद रखिएगा। दूसरा क्या है? कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में आदर्श गांव की चर्चा की है। ये जो है आपसे पूछा जा सकता है कि ये बात किसने कही थी, तो ये याद रखना है आपको। मेटकॉफ की चीजें और कौटिल्य ने क्या कहा, ये चीजें याद रखनी है। आगे चलते हैं हम लोग। अब
पंचायतों की जो संवैधानिक स्थिति है हम उसको देख लेते हैं, क्या संविधान में कहां इन्हें जगह दी गई है। तो पंचायतों की संवैधानिक स्थिति अनुच्छेद 40 जब आप पढ़ते हैं तो वहां मिलता है ग्राम पंचायतों का संगठन की बात की गई है, ठीक है। उसके बाद 73वां संविधान संशोधन 1992 लाया गया और इसके द्वारा भाग 9 और अनुसूची 11 इसको जोड़ दिया गया। भाग 9 में पंचायत को रखा गया और यह आर्टिकल 243 ए से लेकर 243 ओ तक ये प्रावधान करता है। ये ध्यान रखिएगा, ये ओ है, ठीक है। तो 243 ए से 243 ओ तक आपको पंचायत की बात करता है। किस भाग में? भाग 9 में। टोटल भाग कितने हैं? तो भाग 22 होते हैं। अब अनुसूची की बात कर लेते हैं तो अनुसूची 11 में भी पंचायत को रखा गया है। आर्टिकल 243 कैपिटल जी आप देखेंगे तो वहां जिक्र है इसका। वहां पर पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व के संबंध में बताया गया है, ठीक है। टोटल अनुसूचियां कितनी हैं? तो टोटल 12 अनुसूचियां हैं। तो हमारे संविधान में टोटल 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं, ठीक। आगे चलते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ये याद रखिएगा आप। आगे चलते हैं। अब हम आते हैं अपने बेयर एक्ट पे। देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब यहां से कहानी आपके बेयर एक्ट की स्टार्ट होती है। यूपी पंचायत राज एक्ट 1947। इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा, अधिनियम संख्या क्या है हमारी? 26 है। कुल चैप्टर कितने पढ़ने हमें? 9 चैप्टर पढ़ने हैं। कुल धाराएं कितनी है? 119 है, ध्यान रखिएगा। यहां कुल अध्याय कितना? 9, ठीक है। कुल धाराएं 119, लेकिन इसका 9 याद रखिएगा। इसका 9, इसका 9, लास्ट क्लास में आपके 9 है। इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि जब आप कई एक्ट पढ़ते हैं ना तो ये सब याद नहीं रहते, कंफ्यूज बहुत ज्यादा करते हैं। इसलिए आप कोशिश करिए ट्रिक के माध्यम से इसको पकड़ लीजिए, ठीक है। तो कुल अध्याय 9 है, कुल धाराएं 119, कुल अनुसूचियां 1 है। स्वीकृति कब मिली थी? तो 7 दिसंबर 1947 को स्वीकृति मिली थी। गजट में प्रकाशित कब हुआ था? 27 दिसंबर 1947 को यह प्रकाशित हुआ था। तो स्वीकृति और प्रकाशित दोनों ही 1947 में हो रहे हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। और दोनों ही दिसंबर में हो रहे हैं। एक 7 तारीख को स्वीकृति मिल रही है, 27 दिसंबर को गजट में प्रकाशित हो रहा है। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं चैप्टर पे अपने। अब हमारा पहला जो चैप्टर है वो क्या है? प्रारंभिक, जो कि सेक्शन 1 से लेकर 2 तक प्रावधान करता है। चलिए फर्स्ट आपका सेक्शन हम देखते हैं, सेक्शन 1, जो कि संक्षिप्त नाम विस्तार प्रारंभ की बात करता है। संक्षिप्त नाम क्या है इसका? तो संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947 का संक्षिप्त नाम है, नाम याद रखिएगा। विस्तार कहां है? मोस्ट इंपोर्टेंट, संपूर्ण उत्तर प्रदेश में इसका विस्तार है, लेकिन कुछ जगह ऐसे भी हैं जहां पर यह पंचायत राज अधिनियम जो हमारा है ये लागू नहीं है। कहां लागू नहीं है ये ध्यान से समझिए। उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 के उपबंधों के अधीन नगर, या उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 के उपबंधों के अधीन नगर पालिका या अधिसूचित क्षेत्र, या छावनी अधिनियम 1924 के उपबंधों के अधीन छावनी, या उत्तर प्रदेश टाउन एरिया एक्ट 1914 के अधीन नगर पंचायत पर यह आपका पंचायत अधिनियम जो है हमारा ये लागू नहीं है। क्यों लागू नहीं है? लागू इसलिए नहीं है कि यहां पे देखिए नगर निगम अधिनियम पहले से है, तो यहां पर लागू होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। दूसरा, नगर पालिका अधिनियम यहां पे पहले से है तो यहां पे भी लागू होने का कोई मतलब नहीं बनता। तीसरा, यहां पे छावनी अधिनियम पहले से है, जो सेनाओं की छावनी नहीं वो पहले से है, तो यहां पे भी लागू होने का कोई प्रश्न नहीं उठता। और यहां पे भी देखिए उत्तर प्रदेश टाउन एरिया एक्ट पहले से लागू है, तो इसलिए यहां भी आपकी इस एक्ट को लागू नहीं किया गया है, ठीक है। तो सिर्फ संपूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू है, सिर्फ ये 4 जगह जो है इसको छोड़ के, ये चारों जगह का नाम आपको याद रखना है। लास्ट में प्रारंभ कब से हुआ? तुरंत ये क्या कर दिया गया? प्रवर्तन में हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। सेक्शन 1 जो हमारा है ये कंप्लीट हो गया। अब हम सेक्शन 2 पढ़ते हैं, परिभाषा खंड। इसमें देखिए परिभाषा खंड मोस्ट इंपोर्टेंट आपके प्री के लिए है, ध्यान से समझिएगा। सेक्शन 2 का क्लॉज बी वयस्क की बात करता है। वयस्क कौन होगा? तो बताया गया 21 वर्ष की आयु जिसने पूरी कर ली वो कौन होगा? वयस्क माना जाएगा।
ये याद रखिएगा। 2K कहाँ है? बी में। हर आपका सेक्शन नहीं पढ़ना है, परिभाषा खंड नहीं पढ़ना, जो इंपॉर्टेंट है मैं वही बता दे रहा हूं आपको। वयस्क 2B में है। 2G में ग्राम सभा को बताया गया है। ध्यान रखिएगा, किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों से गठित और सेक्शन 3 के अधीन स्थापित किसी निकाय से मतलब है किसका? ग्राम सभा का। तो ग्राम सभा में कौन आएगा? निर्वाचक नामावली में जो पंजीकृत व्यक्ति हैं। जो पंजीकृत व्यक्ति कौन है? जो 18 वर्ष से अधिक व्यक्ति के आयु के हैं, तो उनका नाम पंजीकृत होगा, तो वो लोग आएंगे यहाँ पे ग्राम सभा के अंतर्गत। मैंने अभी आपको बताया था, स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने। और इसके साथ साथ सेक्शन 3 में ही क्या लिखा गया है? ग्राम सभा का जिक्र किया गया है। तो सेक्शन 3 जब हम पढ़ेंगे तो उसको भी हम लोग अभी समझेंगे। सेक्शन 3 में आखिर ग्राम सभा का मतलब क्या है, ठीक है। ग्राम पंचायत है कहां पे? सेक्शन 2 के एच में बताया गया। इसका क्या मतलब? सेक्शन 12 के अधीन संगठित ग्राम पंचायत से है। तो सेक्शन 12 जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां ग्राम पंचायत के विषय में जानेंगे कि ग्राम पंचायत क्या होती है, ठीक है। फिर डबल एच में बताया गया है वित्त आयोग की चर्चा की गई है। यहां कहा गया संविधान के अनुच्छेद 243 आई के अधीन संगठित जो भी वित्त आयोग है उसका मतलब ही यहां पे लिया जाएगा, वित्त आयोग का लिया जाएगा। तो यहां सिर्फ आपको ये याद रखना है कि वित्त आयोग कहां पे है, तो सेक्शन 2 के डबल एच में वित्त आयोग को बताया गया है। क्लियर? आगे चलती है। क्षेत्र पंचायत सेक्शन 2 के ट्रिपल एच में क्षेत्र पंचायत को बताया गया है। नेक्स्ट सेक्शन 2 के डबल के में राज्य निर्वाचन आयोग को बताया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग संविधान में कहा है, तो संविधान के अनुच्छेद 243 के से है, ठीक है। जो वहां बताएगा वही उसी का मतलब यहां पे लिया जाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग। ये आपको क्लॉज इसका याद रखना है कि सेक्शन 2 के किस क्लॉज में वो परिभाषा खंड बताया गया है। तो राज्य निर्वाचन आयोग डबल के में है। ट्रिपल के में मुख्य निर्वाचन अधिकारी को बताया गया है। आगे चलते हैं। आगे देखिए, लोक सेवक सेक्शन 2 के एम में बताया गया है। इसमें कहा गया आईपीसी के सेक्शन 21 से है। आईपीसी में जो आपने लोक सेवक पढ़ा है उसी का मतलब यहां पे लिया जाएगा। सेक्शन 2 के पी में नियत बताया गया। नियत मतलब नियमों द्वारा नियत, बस इतना आप याद रखिए। यहां बहुत ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ सेक्शन के किस क्लॉज में इसका जिक्र किया गया है बस ये पता होना चाहिए आपको। फिर है सेक्शन 2 के क्यू में नियत प्राधिकारी का उल्लेख किया गया है। एंड सेक्शन 2 के एक्स में लास्ट हमारा है भूमि प्रबंधक समिति। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका भूमि प्रबंधक समिति। सेक्शन 28 के कैपिटल ए के अधीन स्थापित की गई हो। 28 का ए जब हम पढ़ेंगे तो हम लोग ये जानेंगे कि भूमि प्रबंधक समिति क्या होता है, उसके कार्य क्या होते हैं, वहां हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसको। चलिए आगे चलते हैं। ये हमारा देखिए चैप्टर फर्स्ट जो है ये कंप्लीट हुआ। इसमें हम लोगों ने 2 सेक्शन देखा, सेक्शन 1 सेक्शन 2 देखा, ठीक है। सेक्शन 1 में संक्षिप्त नाम विस्तार प्रारंभ को देखा, सेक्शन 2 में परिभाषा खंड को देखा। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर 2 जो कि बात करता है ग्राम सभा की स्थापना और संगठन के विषय में बात करता है, जो कि सेक्शन 3 से लेकर 5 तक प्रावधान है। इसमें भी सिर्फ आपको सेक्शन 3 पढ़ने हैं, 4 और 5 नहीं पढ़ने क्योंकि वो है ही नहीं, ठीक है। चलिए सेक्शन 3 ग्राम सभा की बात करता है। यहां कहा गया कि ग्राम सभा की स्थापना कौन करेगा, तो सबसे पहले आप समझ लीजिए ग्राम सभा की स्थापना राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका प्री का क्वेश्चन बनता है कि ग्राम सभा की स्थापना कौन करता है, राज्य सरकार करता है। कैसे करता है, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा किसी ग्राम के लिए, ठीक है, या ग्रामों के समूह, कई गांव मिलकर ग्रामों के समूह के लिए एक ग्राम सभा स्थापित करेगा। क्या हो सकता है ग्राम सभा, कैसे हो सकता है, ये एक गांव हो सकता है उसके लिए ग्राम सभा स्थापित हो सकती है, या कई गांव हो सकते हैं ये अब इनको मिला के एक ग्राम सभा का निर्माण हो जाए, ऐसे हो सकता है। इसके बाद आगे कहा गया कि ग्राम सभा का नाम उसी ग्राम के नाम पर होगा जिसकी आबादी सबसे अधिक है, ठीक है। जैसे यहां पे कई गांव मिलके बनाया गया, क्या बनाया गया, ग्राम सभा बनाया गया। अब इसमें क्या होता है कि इसकी जनसंख्या कुछ है, इसकी कुछ है, इसकी कुछ है, इनकी कुछ है, और सबसे ज्यादा किसकी है, इनकी है मान लीजिए। तो इन्हीं के नाम पर क्या होगा, ग्राम सभा का नाम रखा जाएगा, ठीक है। तो जिसकी आबादी जिस गांव की सबसे ज्यादा, उसी के नाम पे ग्राम सभा का नाम रख दिया जाएगा। यही बात सेक्शन 3 में बताई गई है।
तो इस तरह हमने 2 चैप्टर यहां पे देखे, चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड हमने देखा। सेक्शन 5 तक हमारा ये आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये इतनी चीजें समझ में आई होंगी। यदि आपको समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप आगे की क्लास आपको देखना है तो आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे करेंगे? ज्वाइन करने के लिए मैंने बता रखा है कि ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और आगे की क्लास कंटिन्यू आप देख सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।